वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। 20th मे के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे आज का डिस्कशन पॉइंट, किस किस मुद्दे पर आज बात होने वाली है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का आर्टिकल किन किन टॉपिक पर बेस्ड है। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीजी और कोविड-19 के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कुछ रिसर्च आपको बता रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिसर्च है, इस पर हम बात करेंगे। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है सरकार, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। एग्रीकल्चर से भी तीसरा आर्टिकल आपके सामने लिया गया है जिसमें कि बात होगी रीसेंट रिफॉर्म की, कि अभी सरकार जो रीसेंट रिफॉर्म लेकर के आ रही है उससे क्या मोनोपोली खत्म हो जाएगी, क्या मोनोपोली खत्म होने के बाद फार्मर्स को, किसानों को फ़ायदा मिल पाएगा। इसी पर हम बात करने वाले हैं। रोज़ की तरह आज भी मेंस के आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ ज़रूर लिखिए, आपके सुझाव आ रहे हैं, उसको हम कंसिडर भी करेंगे आगे चल करके। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप खुद से प्रैक्टिस करते रहें। और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स डालते हैं आप उनको भी देख सकते हैं, एक बार आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इन्हीं आर्टिकल पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, यहीं पर चेक हो जाएगा। और फिर प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर, और हाँ आज कुछ कमेंट का भी आंसर मिलने वाला है। कमेंट जो कुछ सवाल हैं, लोगों के कुछ क्यूरियोसिटीज़ हैं, उसके कमेंट्स के आंसर आज मिलने वाले हैं आपको। तो अंत तक पेशेंस के साथ बने रहिएगा, क्या पता वो सवाल आपके ही हों। आइए देखते हैं आज कौन कौन सा फैक्ट्स आपको पता चलने वाला है। प्राइवेटाइजेशन, पीएसईपी, क्रोनिक कैपिटलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ओलिगार्की, और ये सारे फैक्ट्स हैं जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आर्टिकल कौन सा होगा? पहला आर्टिकल टीबी वैक्सीन से है। अगला आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया स्टिमुलस से जुड़ा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने पर क्या कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है उस पर हम बात करेंगे। और आखिरी आर्टिकल मोनोपोली पर है। तो आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे इन आर्टिकल्स को, तो वहीं से आपको जाके टिक करना है और इनको ही पढ़ना है। एक बात मैं यहाँ पर साफ कर दूँ, आपको बता दें कि जो इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल है उसी को हम इंक्लूड करते हैं डिस्कशन में, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। ये 3 क्वेश्चंस हैं, जब आप डिस्कशन को पूरा सुन लेंगे तो आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आप लिखने के काबिल हो जाएंगे, आपकी जो एक सोच है वो बन जाएगी इस क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंडियाज फॉरेन रिजर्व पर क्वेश्चन दिया गया है। और इसके बाद अगला सवाल कंपटीशन को लेकर के है, यानी कि हम इकोनॉमी के टर्म की बात करेंगे, आगे आर्टिकल में मिलने वाला है। ओलिगार्किक मार्केट क्या होता है, मोनोपोली कैसी होती है, उस पर क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे जिनको नहीं पता है। चौथा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन पर, हालांकि कई बार डेप्रिसिएशन पर चर्चा हो चुकी है, आज हम फिर देख लेंगे और फिर अंत में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आपको आर्टिकल में मिलने वाला है। और आइए शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल टीबी वैक्सीन को लेकर के है, क्या कुछ कहा गया है। फ्रेशर्स के लिए बता दें सिलेबस में कहाँ पर ऐड होगा। सबसे पहले आपको यही सोचना है, कोई भी टॉपिक आप देखते हैं सबसे पहले सोचिए कि सिलेबस में कहाँ पर है ये। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीबी के वैक्सीन की। आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, क्योंकि यहाँ पर जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे आर्टिकल में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में ये कहाँ पर एसोसिएटेड होगा, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है साइंस टेक का, ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। एक्सप्लेन्ड का ये पूरा डिस्कशन है, आइए इस पर हम आगे देखते हैं आखिर क्या कहा जा रहा है। पहले तो बीसीजी वैक्सीन क्या है ये आपको मालूम है। टीबी के लिए दी जाने वाली वैक्सीन का ही नाम है बीसीजी वैक्सीन। फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलामिटे ग्वेरिन। ये वैक्सीन का नाम है, किसके लिए दी जाती है, टीबी के लिए। बचपन में पढ़ा होगा आपने इसको। तो ये जो फैक्ट है ध्यान रखना है। क्या करता है ये वैक्सीन, ये बेसिकली जो पैथोजन होता है उसकी जो पोटेंसी उसको कम कर देता है, कुछ देर के लिए डिसेबल कर देता है आर्टिफिशियली। और ये वैक्सीन इस तरीके से काम करता है। ये कोरोना वायरस में इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पर स्टडी चल रही है, उसी की स्टडी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है एक बार देख लीजिए।
वर्ल्ड में ज़्यादातर क्षेत्र में, खास करके जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, देखिए जहाँ पर टीबी ज़्यादा होगा वहीं तो इन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है और ये मलेरिया, टीबी ऐसी बीमारियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। तो लैटिन अमेरिका का, अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़, यहाँ पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल होता है, आज भी होता है। और इवन यहाँ के जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ में ये इंक्लूडेड है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बर्थ के समय में ही ये वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है। जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है बच्चों का, कई तरीके की वैक्सीन दी जाती हैं, उसी दौरान ये टीबी का भी बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ये डॉट्स हैं जो आगे जाकर के कनेक्ट होने वाले हैं आर्टिकल में, कि अगर भारत में बीसीजी दिया जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है और कोरोना वायरस पर इसका क्या प्रभाव होगा। विच कंट्री टर्मिनेटेड पॉलिसी, देखिए कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर ऐसी किसी नेशनल पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जिसमें कि बीसीजी वैक्सीन दिया जा रहा था। कौन हो सकता है ऐसा देश जो रिच हो, जो डेवलप्ड हो, जहाँ पर किसी को टीबी ना होता हो। जो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब ये वैक्सीन नहीं दिया जाता, जो पॉलिसीज़ हैं उसमें से उसको निकाल दिया गया था। इंडिया एंड बीसीजी, इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत हाई लेवल पर ये वैक्सीन दिया जाता है। 91.9% जो बच्चे हैं उनको 12 से 23 मंथ के बीच में एज में ही ये वैक्सीन दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डाटा है ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, हमारा टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का, उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कैसे भारत में वैक्सीनेशन में नेशनल पॉलिसी में इसको ऐड किया गया है कि टीबी के खिलाफ जो टीका है उसको दिया जाना चाहिए। Outside of the northeastern state, almost all states have above 90% BCG vaccination rate. तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में 90% तक ये वैक्सीनेशन रेट अभी तक देखा जाता है। ये डाटा एंड फैक्ट्स हैं विच विल हेल्प यू टू राइट अ गुड आंसर। आपके आंसर में डाटा फैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सुपरफिशियल लगता है, याद रखिएगा। अगर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड करेंगे, आप उसमें अपना नाम बताएंगे, अपना घर कहाँ है वो बताएंगे, तो इससे डाटा आप जब देंगे तो आपके बारे में लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसीलिए आंसर को भी ऐसे ही सोच करके लिखा जाता है। व्हाट विल ICMR अपकमिंग स्टडी ऑन BCG वैक्सीन लुक एट, इस पर जो रिसर्च आई हैं उस पर देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें बेसिकली रिसर्च ये बताता है कि जहाँ जहाँ पर ये वैक्सीनेशन का इस्तेमाल हो रहा था, जिन देशों में, जिस जगह पर, वहाँ पर जो फैटेलिटीज़ हैं वो कम हुई हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैक्सीन्स दिए गए थे अभी तक जिन जिन देशों में, वहाँ पर कोरोना वायरस से होने वाले डेथ का जो रेशियो है वो कम है। ठीक है, हालांकि इस पर काफ़ी स्टडी अभी चल रही है, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या ऐसा है कि नहीं है। जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है उसमें भी पर्टिकुलर स्टडी हो रहा है। हर जगह पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में स्टडी किए जा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। नो रिकमेंडेशन टिल फाइनल रिजल्ट, अभी कोई ऐसा रिकमेंडेशन ICMR की तरफ से नहीं आया है। What is known about the vaccine action in COVID patient, जैसे आपको बताया कि जो कोरोना वायरस से प्रभावित पेशेंट्स हैं उनमें ये देखा गया कि देखिए जो नॉर्थ अमेरिकन अगर आप कंट्री को लेते हैं या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को लेते हैं, उसमें आप US और इटली को ले लीजिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। अभी ये फुल प्रूफ नहीं है कि जहाँ पर BCG का इस्तेमाल हुआ वहाँ पर कम डेथ इसलिए हुए हैं बिकॉज ऑफ द BCG। ये अभी रिसर्च चल रहा है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि आखिर इटली, US वगैरह में इतना डेथ क्यों हुआ, वहाँ पर वैक्सीन्स नहीं दिए जाते BCG का। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया, जापान या इन कंट्री की बात करें, इवन इंडिया की आप बात कर लें, तो यहाँ पर जो नेशनल पॉलिसीज़ है उसमें इंक्लूड किया गया है BCG, और आप देखिए जो डेथ रेशियो वो कितना कम है। हालांकि इसके कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल ये भी लिया जा सकता है। नो डेफिनेट प्रूफ, तो ये बात क्लियर है अभी कि कोई डेफिनेट प्रूफ इसका नहीं है, इस पर रिसर्च अभी जारी है। ठीक है, अब अदर कंट्री लुकिंग इनटू दिस, अब अदर कंट्रीज इस पर क्या कहते हैं।
तो इस पर अभी काफ़ी खोजबीन चल रही है। WHO हैज़ इनिशिएटेड ट्रायल। WHO की तरफ से ये जो वैक्सीन है इसका ट्रायल किया जाना है, रिकमेंड किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से प्रिवेंट किया जा सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, US, इन सभी जगह पर सारे कंट्रीज़ में अलग अलग स्टडीज़ चल रही है। लेंसेट की बात करें, अप्रैल 30 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली BCG वैक्सीन हैज़ बीन शोन to reduce the severity of the infection by the other viruses with a similar of the SARS coronavirus 2 structure in the control trial। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया तो इसी वायरस से जो मिले जुले दूसरे वायरस थे उनके इन्फेक्शन को कम करने में, उसकी सिवियरिटी को कम करने में ये वैक्सीन काम आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि पूरा मुद्दा तो मलेरिया के वैक्सीन का चल रहा था, ये BCG कहाँ से आ गया। तो अभी उस पर भी हम आएंगे, पहले आप इस TB के जो वैक्सीन है BCG, इसके बारे में भी आपको समझना ज़रूरी है। इज़राइल की एक रिपोर्ट लेते हैं। इज़राइल में अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था कि इसको नेशनल पॉलिसी से हटा दिया गया था। ठीक है, वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं सिर्फ उनको ही वैक्सीनेट किया जाता है। 1982 में ये नया कानून आया था और बाकी के जो लोग हैं उनको BCG का वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर TB किसी को होता नहीं है। अब अगर लोग रिच हो गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं, ये बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं तो जाहिर तौर पर ये वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसके बाद में चल के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो जाते हैं वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। व्हाट अदर ICMR स्टडीज़ आर ऑनगोइंग। अब आते हैं मलेरिया वाली दवाई पर। जो ड्रग है मलेरिया की, एंटी मलेरिया ड्रग जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, जो काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, HCQ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए इससे जुड़े हुए बाकी जो फैक्ट्स हैं वो भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे। तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है कि क्या ये ड्रग कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है ना पेशेंट्स की। तो अलग अलग तरीके से रिसर्च लगातार जारी है। कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जो प्लाज्मा है, जो अफेक्टेड लोग जो ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा का यूज़ करने का प्लान है प्लाज्मा थेरेपी में। तो किनका लिया जाएगा प्लाज्मा, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है और वो ठीक हो गए हैं तो उनकी बॉडी में बेसिकली एंटीबॉडी बन चुका है, उसको रिकवर करने के लिए दूसरे पेशेंट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी अभी खबर आ रही है, न्यूज़ आ रही है। तो अलग अलग तरीके से जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं बन जाता है तब तक रिसर्च जारी रहेगा, खोजबीन चलती रहेगी और कब कौन सी दवाई, कौन सी वैक्सीन इसके लिए सही साबित हो जाए ये आने वाला वक्त बताएगा। बट जो ये अभी के अपडेट्स चल रहे हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगला आर्टिकल शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आएगा सिलेबस में? GS पेपर 3 इकोनॉमी में। और इकोनॉमी में भी कौन सा सेक्शन है? इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी पोस्ट 1991 चेंजेस। क्या बदलाव हुए हैं, कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बदलाव हुए हैं, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आपको याद है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, तभी आप सही मायने में न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कुछ टर्म्स को। तो हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। अक्सर ये टर्म आपको मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। तो ये कई फॉर्म में हो सकता है, कैश में, बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सारे जो एसेट्स हैं ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कंसीडर्ड होते हैं इन द अदर करेंसी। ठीक है, डोमिनेटेड इन द करेंसीज अदर देन इंडियन नेशनल करेंसी। जो रुपया है उसको छोड़ करके जो दूसरी करेंसी में ये कैश वगैरह मौजूद होता है, जैसे कि डॉलर आप रख सकते हैं, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहलाता है। ठीक है, और ये बहुत जगह पर मदद करता है। इसका फंक्शन क्या है, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको मैनेज RBI के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। फंक्शंस कई सारे हैं। जब भी आप बाहर से कोई भी सामान खरीदेंगे, मतलब बाहर से मतलब दूसरे देश से, तो वहाँ पे आपका रुपया काम नहीं आता। वहाँ पर जो लीगल करेंसी है, जैसे डॉलर है, जिसको हर जगह पे मान्यता प्राप्त है, वही आपको देना पड़ेगा। तो अभी इस एपिडेमिक में, इस समय में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये किसी भी देश के लिए, क्योंकि ये पेमेंट सिस्टम में काम आता है। क्या क्या कंपोनेंट है एक बार देख लीजिए। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, SDR और RTP रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, IMF की करेंसी है SDR, और उसके बाद रिजर्व ट्रेंच पोजीशन जो है ये कोटा से अलग जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है IMF में, वही रिजर्व ट्रेंच पोजीशन
कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेगुलेशन आपको बता दिया, फेमा के तहत आरबीआई करती है, ठीक है। अब जानते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। आप में से कितने लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आपको टॉपिक मिला होगा, बहुत डिटेल में है। क्रॉनी कैपिटलिज्म पर पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, इसी पर हम पूरी बात करने वाले हैं आर्टिकल में कि जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है ये क्या है। तो ध्यान से समझिए इसको, ये क्या है। जब ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर कि बिजनेस जो है वो मार्केट के हिसाब से ना चले, मतलब बिजनेस का क्या काम होता है, मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाना, ठीक है। बाय अदर मीन्स आप मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, ये सारा काम किसी भी बिजनेस का होता है, कैपिटलिस्ट का होता है। लेकिन जब वहाँ पर पॉलिटिकल बैकिंग होने लग जाती है, जैसे आपने अपने लिए किसी कानून को बदलवा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक इनडायरेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। कई बार राहुल गांधी जी का बयान आता है अनिल अंबानी के लिए या किसी और अदर बिजनेसमैन के लिए कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने लिए कानून को, पॉलिसीज़ को बदलवा लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉनी कैपिटलिज्म कहलाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उसमें कोई तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो ये जब सिस्टम आता है जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लग जाता है, जाहिर तौर पर ये सिस्टम को वीक बना देगा, राइट। कॉम्पिटिटिवनेस को ख़त्म कर देगा। अगर क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो डिमोटिवेट होने लग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा और कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा। और मार्केट अगर कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो क्वालिटी डिटोरिएट होती चली जाएगी और चीज़ें मोनोपॉली में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखिएगा, तभी आर्टिकल आगे का समझ में आएगा। अब बात करते हैं, कई सारे पैकेजेस को अभी अनाउंस किया गया है। स्टिमुली या स्टिमुलस कह सकते हैं आप इसको, जब फाइनेंशियल या फिजिकल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, फिजिकल एक्सपेंशन किया जा रहा है ताकि मार्केट को सही दिशा में लाया जा सके, इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब ऐसे में सरकार कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स को लेकर के आ रही है, जिसमें कि पहला अगर हम यहाँ पे स्टेप डिस्कस करते हैं वो है प्राइवेटाइजेशन एंड द गवर्नमेंट फंड। सरकार क्या कर रही है? जल्द से जल्द चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीज़ें देने को तैयार हैं कि हाँ आप आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पर इनकम जनरेट कीजिए, ठीक है। इट इज़ एपरेंटली होपफुल दैट मनी कुड कम पार्टली फ्रॉम अ न्यू प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, कहाँ कहाँ पर बदलाव किया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी आई है, PSEP। हमने फैक्ट में देखा था ना वहाँ पे सेकेंड नंबर पर, उसी पर हम बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की नई पॉलिसी आई है, उसके तहत सरकार ने क्या कानून पेश किया है? कानून ये है कि अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर विल बी नोटिफाइड वेयर देयर विल बी नो मोर देन 4 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। कोई भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहाँ पर 4 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज नहीं होंगे। तो पब्लिक सेक्टर नहीं होगा तो कौन होगा? फिर प्राइवेट होगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। समझ में आ गया? ये है नई पॉलिसी। अब जो नई पॉलिसी है उसके तहत सरकार और भी क्या चीज़ें कर रही है, वो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए वो जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उसको लगातार सेल कर रही हैं, ठीक है। अब इससे ऐसा लगता है कि ये एक इमरजेंसी मूव है। थोड़ा इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जो PSUs हैं या अदर इंटरप्राइजेज हैं जो पब्लिक के अंदर, जो सरकार के अंतर्गत आते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, उसमें क्या कर रही है सरकार? शेयर को किस प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को दे रही कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। अब जब प्राइवेट कोई कंपनी वाला उस शेयर को खरीदता है तो वो क्या करेगा? पैसा सरकार को देगा और उस कंपनी में अपना भागीदार बन जाएगा। तो जब गवर्नमेंट इसको बढ़ा दे रही है, मतलब जल्दी जल्दी इस रेवेन्यू को रेज करना चाहती है और उसके लिए जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उसको जल्द से जल्द सेल कर रही है, तो ये एक इमरजेंसी मूव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं। द गवर्नमेंट नीडेड द प्राइवेटाइजेशन मनी पार्टली। अब बिफोर कोविड-19 पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ये नया प्लान कुछ आया है, ये पहले से कोशिश चल रही थी। जब ये क्राइसिस नहीं था तो उसके पहले आपको याद होगा इकोनॉमिक स्लोडाउन था और तब से ये बात चल रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए।
सरकार ने टारगेट भी बनाया है 1.2 लाख करोड़ रुपीस का, कि हम डिसइन्वेस्टमेंट से 1.2 लाख करोड़ रुपीस रेज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो टारगेट है गवर्नमेंट का, उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उसको लगातार उसके शेयर को बेचा जा रहा है, और उसी पर सारी बातचीत है। रीसेंट प्राइवेटाइजेशन स्टेप्स, अभी रीसेंट में कौन कौन से स्टेप सरकार ने लिए हैं, तो चलते हैं 2019 के एंड से बात करते हैं। 2019 के एंड से लेकर के अभी तक BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सभी को प्राइवेटाइज लगातार किया जा रहा है, इनको अप्रूवल लगातार दिया जा रहा है। जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, THDC, NEEPCO, ये सारी जो कंपनी है, जो पब्लिक ओन्ड कंपनीज हैं, इनके प्राइवेटाइजेशन को अप्रूवल सरकार लगातार देती जा रही है। वहीं पर एयर इंडिया का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है BPCL और एयर इंडिया पर। तो अब गवर्नमेंट का पूरा टारगेट ये है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का अमाउंट उन्होंने तय किया है वो उसको रेज कर लें इन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज करके या मैक्सिमम शेयर को बेच करके, ठीक है। अब यहाँ पर दो बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब आते हैं फिर से डिस्कशन पर कि प्राइवेटाइज अगर कर दिया गया तो क्या होगा, क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। अब दो सवाल फिर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं किसी भी एंटिटी को तो वो वन टाइम होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है एक बार उसका आपको पैसा मिल गया तो मिल गया, फिर बाद में तो नहीं मिलेगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट पर आपको वन टाइम बेनिफिट है। दूसरा ये है कि उन्हीं सामान को का ज़्यादा दाम मिलेगा जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग होंगी। तो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स अगर हैं तभी तो उसके अच्छे प्राइस मिलेंगे, वरना उसके अच्छे प्राइस क्यों मिलेंगे, और अभी खरीदेगा कौन। सेकेंडली, प्राइवेटाइजेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, इट रिक्वायर बायर एंड सेलर। हु विल बी द बायर? सेलर तो है यहाँ पे गवर्नमेंट, खरीदेगा कौन, ये है दूसरा सवाल। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी तो सबके पास है। तो इस दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जब अभी हम बेसिकली जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमने शुरुआत कहाँ से किया, हमने प्राइवेटाइज करने से शुरू किया कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उसको लगातार प्राइवेटाइज कर रही है सरकार, क्योंकि उनको रेवेन्यू रेज करना है, ठीक है। इसके लिए नई पॉलिसी भी लाई गई है, उसमें कुछ कानून भी बदले गए हैं। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो जाती है कि पहला तो ये कि इसको कौन खरीदेगा, पैसे की कमी हर किसी के पास है, और दूसरा ये कि जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो हम साथ साथ में रिविजन करते जा रहे हैं, इसको आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। नाउ द एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विद द प्राइवेट सेक्टर मेक्स ओनिंग एंड एक्स गवर्नमेंट एंटिटी इवन रिस्कियर। देखिएगा इसको, ये क्या पॉइंट बताना चाह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप नॉर्मली भी आप किसी एंटिटी की बात कर लीजिए जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो एक एक्स गवर्नमेंट एंटिटी होगी। मतलब जब आप PSEs को खरीदेंगे, वहाँ के शेयर को खरीदेंगे, तो वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में थी पहले, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा हो सकता है, और इससे जो प्राइवेट एंटिटी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इंडियन कैपिटलिस्ट एंड ओलिगोपोली, इसमें क्या कहा जा रहा है। अब आप आ जाइए इंडियन कैपिटलिस्ट पर। यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए उनके पास पैसे हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, उनका अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और उनके पास पैसे हैं, उनके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी है, पॉलिटिकल बैकिंग भी है, और वो खरीद लेंगे PSUs को, ठीक है, उनके बिग शेयर्स को वो खरीद लेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पूरी मार्केट में मोनोपोली आ सकती है। जब आप सारे शेयर और बड़े बड़े डील्स आप किसी एक व्यक्ति को देने लग जाएंगे, तो क्या होने लग जाएगा कि जो प्रॉपर वो व्यक्ति है जिसने भी जो कंपनी है इसको खरीद रही है, उसकी मोनोपोली बढ़ती चली जाएगी, और इट विल लीड टू क्रिएट क्रॉनी कैपिटलिज्म, जो हम नहीं चाहते। मार्केट में क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, ये कॉम्पिटिटिवनेस को रोक देगा, और वही चीज़ें होने लग जाएंगी अगर किसी एक एंटिटी को सारी चीज़ें बेची गई तो ये अभी इशू है इंडियन मार्केट में कि यहाँ पर सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। वेयर एल्स कैन द गवर्नमेंट फाइंड द मनी इट नीड्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया है उसके लिए सरकार को पैसे चाहिए होंगे। अभी तक सरकार क्या कर रही है? अभी तक देखा जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा दाम लगाए हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं। हालांकि अभी दाम कम है, अभी अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो प्राइस कम है, बिकॉज ऑफ जो डील है रशिया और सऊदी अरबिया के बीच में वो हो नहीं पा रही है फाइनल। लेकिन ये भी अभी आगे जानकारी मिली है कि कुछ ही दिन में निगोसिएशन हो जाएगा
और फिर से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा। फिर अभी जो तत्काल अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल पर या इन चीज़ों पर प्राइस को बढ़ा दिया है। बाद में जब ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर तो गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आप क्रूड ऑयल पर प्राइस को बढ़ा देते हैं, पेट्रोल पर प्राइस को या डीजल पर प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो उसका भी तो एक शॉर्ट टर्म नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? पहले तो जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जा रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है। दूसरा, जो कंपनियां हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनकी डिमांड कम हो गई। तीसरा, इनडायरेक्ट देखा जाए तो इन्फ्लेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये स्टेप गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा करके, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और गवर्नमेंट के पास अभी इतना स्पेस भी नहीं है कि वो इसके प्राइस को बढ़ा के रख सकती है। ठीक है, नाउ द एक्सटर्नल बोरोइंग हाउएवर इज प्रॉब्लमेटिक। अब जब सारी सिचुएशन को एनालिसिस किया जाए तो लगता है कि सरकारों के पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या, कि बोरो कर ले, बाहर से पैसा ले ले। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अगर अनाउंसमेंट किया है तो बाहर से तो पैसा लेगी ही। अब देखिए, इसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर आप एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं तो उसके लिए आपके पास कितना स्पेस है, क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर अभी देखा जाए तो ओवरऑल रिसेशन है हर तरफ, इसमें अगर आप एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक्सटर्नल बोरोइंग अगर आपने की है तो आपको उसको कैपिटल पर स्पेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कहाँ होनी चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोरोइंग कर लिया, बाहर से पैसे मंगा लिए और उसको हमने यहाँ कंज्यूम कर लिया और वो उससे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाहर से पैसे भी ले लिए लोन में, अब आगे पैसे कहाँ से आएंगे? तो वापस से हम उसी स्थिति में चले जाएंगे। इसीलिए अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता भी है तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो कैपिटल पर इन्वेस्ट करे और अपने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाए। इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। सेकेंडली, रुपीज एट लीस्ट लोएस्ट लेवल कंपेयर टू द यूएस डॉलर एट एनी मोर डिवैल्यूएशन will only make it harder for the government। हमने डिस्कस किया था ना एक दिन कि डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में क्या अंतर होता है। डिवैल्यूएशन होता है अगर अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो खुद से डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज़ को कम कर दे। जब मान लीजिए कि $1 बदले अभी 70 रुपये है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, अगर 70 रुपीज़ है और गवर्नमेंट बोलती है कि हम 75 रुपीज़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या किया गवर्नमेंट ने? डिवैल्यूएट कर दिया। डिवैल्यूएशन अगर ये करते हैं तो इनका कहना है कि फिर रुपीज़ के पास अभी इतना स्पेस नहीं है कि अगर डिवैल्यूएशन होता है तो वो जो डेट कैपेसिटी है उसको झेल पाएगी। फाइन। इसी के ऑपोजिट में टर्म था डेप्रिसिएशन, वो याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। डेप्रिसिएशन में मतलब क्या होता है? जब मार्केट किसी चीज़ को रेगुलेट करे और तब रुपए का दाम कम हो जाए डॉलर के कंपैरिजन में, ये ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल बोरोइंग मस्ट बी पेड बैक इन बोरोड करेंसी, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन रिजर्व। अब हमने जो एक्सटर्नल बोरोइंग किया है, बाहर से पैसे लिए हैं, उसको आपको पे भी तो करना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं, एक आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, दूसरा फॉरेन रिजर्व में आप उनको वापस करो, जो गोल्ड रिजर्व है आप उसके थ्रू वापस करो। ये दो रिलायबल ऑप्शन है आपके पास अगर हमें गवर्नमेंट डेट को पे करना है तो। अब कल ही हमने डेट टू जीडीपी रेशियो पर बात किया था। आप इन चीज़ों को कनेक्ट करते चलिए, जब भी दिमाग में एक पिक्चर बनता चला जाएगा इकोनॉमी को लेके। वरना इकोनॉमी एक डर है, खास करके यूपीएससी में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इकोनॉमी का नाम सुन करके ही डर लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्थिति ऐसी ना बनाएं। जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उनको इमेजिन करते जाएं, सोचते जाएं। कल हमने डिस्कस किया था ना कि जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कम होना चाहिए किसी भी देश का। आज हम क्या डिस्कस करें कि अगर एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं हम बहुत ज़्यादा तो खतरा होगा डेट का। हम अगर डेट वापस नहीं कर पाएंगे, उधार हम चुका नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? फिर से डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता चला जाएगा और इकोनॉमी की स्थिति फिर खराब होती चली जाएगी। तो इसीलिए लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है। ग्लोबल ओवर रेगुलेशन, ग्लोबल लेवल पर बात करें, भाई आप आत्मनिर्भर होने का प्लान बना रहे हैं, क्या दूसरे देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? तो फिर से एक बार हो सकता है कि दूसरे देश भी ऐसे ही किसी इंपोर्ट रेगुलेशन का रूल बनाएं, ओवर रेगुलेटेड कर दें इंपोर्ट को कि आप इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करोगे दूसरी जगह से। तो भारत जब एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचेगा और दूसरे देश इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे होंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये अभी ये डायलेमा है, ये सिचुएशन है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी क्राइसिस है। इंडिया में अगर डोमेस्टिक की बात करें तो वो भी, वहाँ भी क्राइसिस है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की तरफ क्यों देखा जा सकता है?
क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिस्क है, डेट मार्केट में लिक्विडिटी है नहीं, इसके बाद आप अगर इंटरनेशनल बोरोविंग के को देखें तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लुभाता है कि हाँ चलो बाहर से पैसे ले लेते हैं। आरबीआई के जो रूल एंड मेजर्स हैं वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग किया जा सकता है। तो जो माहौल बन रहा है वो ओवरसीज बोरोइंग का ही बन रहा है। अगर ये सरकार इस चीज़ को करती है, बोरोइंग करती है, तो उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। टूल्स ऑफ फंडिंग क्या क्या हो सकता है, कैसे फंडिंग किया जा सकता है, फॉरेन रिजर्व से प्राइवेटाइजेशन करके, टैक्सेशन करके, लोन्स और इंटरनेशनल एड, इसको समझते हैं थोड़ा सा। फॉरेन रिजर्व समझ में आ गया, जो भी आपके पास एसेट्स है वो आपके पास फंड की तरह होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो कोई भी सामान इंपोर्ट करने में। प्राइवेटाइजेशन जिसे कर रही है सरकार एंटिटीज़ का, कंपनियों का, तो वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करने लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस ने ही अपना कुछ शेयर सरकार का खरीद लिया, तो अब रिलायंस क्या करेगी, इन्वेस्ट करने लग जाएगी, गवर्नमेंट के पास पैसे आने लग जाएंगे। टैक्सेशन, आपका टैक्स बढ़ा दिया जाए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स कुछ परसेंट बढ़ा दिया, अभी कुछ कम किया था तो सरकार ने फिर मान लीजिए उसको बढ़ा दिया, या इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया, तो इसके थ्रू सरकार के पास पैसे आ सकते हैं। लोन्स ले सकती है सरकार, इसके अलावा इंटरनेशनल एड कहीं ना कहीं से मिल सकता है, एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से। तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं जो हमेशा फंडिंग करती हैं, और बहुत जगह से लिया भी गया, ऐसा नहीं है, तो वहाँ से इंटरनेशनल एड के थ्रू पैसे रिसीव कर सकती है। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ से फंड रेज किया जा सकता है, जो इतना बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन हर चीज़ में ज़रूरत है ओवरऑल प्रॉज एंड कॉन्स को ध्यान में रखने की। आई होप पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमने साथ साथ में रिवाइज भी किया है चीज़ों को। प्लीज़ इन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते चलें। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, एंड ऑफ मोनोपोली। बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, आप इसको ऐड कर दीजिए जीएस पेपर 3 में, वहीं पर एग्रीकल्चर एक पूरा सेक्शन है। इकोनॉमी की जब आप बात करेंगे तो उसी में एग्रीकल्चर का सेक्शन भी आता है, और उसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारा अलग से मेंशन्ड है। ठीक है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले जान लीजिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है। सवाल पूछा गया है इस पर, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ध्यान दीजिएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करेंगे, एक बात और, यहाँ पे ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो जब हम कोऑपरेटिव की बात करेंगे तो आप कोऑपरेशन शब्द को ध्यान में रखिए। जब सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहलाएगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। जैसे अभी कोविड-19 आ गया, भले ही कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपने देखा कि सारे लोगों ने मिलकर के काम किया, लॉकडाउन को सपोर्ट किया। अगर एक दो जगह पर हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट 98% जो लोग थे, जो राज्य थे, जो सरकार हैं, सभी ने एक दूसरे को समर्थन दिया, सपोर्ट किया। क्रिटिसिज्म बहुत कम रहा इस दौरान। तो ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव कैसे है? ये ऐसे पॉजिटिव है कि ये हमेशा डेवलपमेंट को इंश्योर करता है। जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म आया है तब से डिमांड चल रही है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को अपनाया जाना चाहिए, और नीति आयोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लगी रहती है। इसका मतलब आप थोड़ा और क्लियर कीजिए कि जो राज्य है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लेकर के आती है। ठीक है, आपने यहाँ पर अभी लेबर रिफॉर्म को किया है, लेबर कोड को ख़त्म किया है, जो भी चीज़ें अभी वो कर रहे हैं और उनका पॉजिटिव रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा अभी, मान लीजिए, तो क्या होगा कि बाकी जो राज्य हैं वो भी उस चीज़ से सीखना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम भी अपने यहाँ पर ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर के आएँ जिससे कि हमारे यहाँ के लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाए, हमारे जो राज्य की इकोनॉमी है वो फिर से चलने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इस पर क्वेश्चन दिया गया है, आइए पहले आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट है, मोनोपोली, ओलिगोपोली को भी देख लेते हैं। इसको हालांकि हमने पहले समझ लिया है। मोनोपोली होगा व्हेन वेयर वन कंपनी और फर्म और एंटिटी विल एग्जिस्ट और डोमिनेट। अगर कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पर वो सर्विस या वो प्रोडक्ट को सेल करने वाला या सप्लाई करने वाला कोई एक ही कंपनी हो, कोई एक ही फर्म हो, तो क्या होगा, मोनोपोली में क्रिएट हो जाएगा। उसको मोनोपोली बोलेंगे बिकॉज सब कुछ फिर उसके हिसाब से चलेगा। जैसे अभी इस दौरान आपने देखा होगा, आपके आसपास अगर कहीं सिर्फ एक दुकान खुल रही होगी तो कहीं ना कहीं उसकी मोनोपोली हो जाती होगी।
है ना, आप जाएंगे तो वो अपने हिसाब से आपको सामान प्रोवाइड करेगा। तो ये एग्जाम्पल है मोनोपोली का। ओलिगोपोली में जब ग्रुप ऑफ स्मॉलर फर्म्स होते हैं, कई सारे स्मॉलर फर्म्स हैं, यूजुअली 2 और मोर कंट्रोल्स द मार्केट, कोई एक नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक जब एंटिटी या स्मॉलर फर्म या कंपनी मार्केट को कंट्रोल करे तो वो ओलिगोपोली कहलाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सेंटर्स रोल एंड एग्रीकल्चर। आपको बता दें एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि सेंटर ने जब जब इंटरफेयर किया है इस एग्रीकल्चर जो कि स्टेट सब्जेक्ट है वहाँ पर, तो हमेशा से एक बहुत बड़ा बदलाव और एक पॉजिटिव बदलाव देखा गया। ये बात आज की नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय से ही देखी गई है। एग्रीकल्चर जो कि स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप में, और 18,000 टन सीड्स मंगवाए जाते हैं मैक्सिको से। और आपने इम्पैक्ट देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि आज भारत के पास अनाज का भंडार है। ठीक है, तो यही यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे जब सेंट्रल लॉ अभी इनैक्ट होने वाला है तो जो मोनोपोली थी एपीएमसी की वो ख़त्म होने वाली है, और इससे फार्मर्स को या अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, ट्रेडर्स को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। और अभी इन दिनों बहुत सारी चीज़ें चली हैं, पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब कौन से डिवीज़न में आएगा ये ध्यान रखना है। 7th शेड्यूल में लिस्ट है, और लिस्ट में 3 तरीके के लिस्ट हैं, स्टेट, कंकरेंट एंड सेंटर। तो वहाँ पर देखना है कि कौन सा चीज़ किस में आता है, ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स हैव ऑल्सो राइट लाइक बिजनेसमैन। कहा जा रहा है कि आप फार्मर्स को भी राइट दीजिए, जिस तरीके से बिजनेसमैन के पास राइट्स होते हैं, उनके पास फ्रीडम होता है, वैसे ही फार्मर के पास भी फ्रीडम होना चाहिए। उनका प्रोड्यूस है, वो किसी को भी बेचें, कहीं भी बेचें, किसी भी समय बेचें। आखिर इतना उन पे रेगुलेशन क्यों? फार्मर को क्यों एपीएमसी में मंडीज में जाना ही है? मंडी में जाने के बाद ही वो सामान बेचेंगे, वहीं पर ट्रेडर्स को सामान बेच सकते हैं, तय दाम पर ही सामान को बेच सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? इसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और जो कि अभी नए रिफॉर्म से मिलेगा। 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के 5 वो अहम प्रॉब्लम जो आपको पता होने चाहिए। पहला क्या है? Most state APMC law today permit first sale of farm produce to take place only in the notified mandis। तो बहुत सारे जो तालुका या तहसील वगैरह हैं वहाँ पर मंडी होते हैं, और वो मंडी नोटिफाइड होते हैं, वहीं पर जाकर के सामान बेचना पड़ता है। ये कई सारे राज्यों में ये कानून लगा हुआ है एपीएमसी लॉ के तहत। बायर्स टू नीड टू ऑब्टेन इंडिविजुअल लाइसेंस फ्रॉम ईच एपीएमसी इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट। ध्यान दीजिएगा, अब जितने भी मंडीज है उसमें अलग अलग इंडिविजुअल लाइसेंस लेना पड़ता है बायर्स को। ऐसा नहीं कि एक ही लाइसेंस से उनका काम चल गया। तो अलग अलग रूल अलग अलग जगह पर हैं। तीसरी जगह में क्या रूल है? तीसरी जगह पर यह है कि मान लीजिए उनके पास एक यूनिफाइड मार्केट लाइसेंस का भी बना हुआ है कि चलो यहाँ पे अगर 10 मंडी है तो उनका एक यूनिफाइड मार्केट लाइसेंस है, वो कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको एपीएमसी फ़ी देना पड़ता है। उनको फीस देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं फिर। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है कि क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। इफेक्टिवली देन देयर इज़ नो नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। इनके लिए कोई नेशनल मार्केट अभी तक नहीं बना हुआ है। 5वां प्रॉब्लम क्या है? दैट 2500 मार्केट्स कंट्रोल्ड बाय कमीशन एजेंट्स। जो कमीशन एजेंट्स होते हैं वो लोग कंट्रोल करते हैं मार्केट को। हु मेडिएट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, जब बीच में ये एजेंट्स आ जाएंगे, दलाल आ जाएंगे, तो क्या होगा? दोनों का नुकसान होगा, बायर का भी और सेलर का भी। ना तो बायर को फ़ायदा है, ना ही किसान को फ़ायदा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, करप्शन आता है इससे। हम रिफॉर्म चाहते हैं लेकिन रिफॉर्म हो नहीं पाता। नाउ एनाथेमा टू स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजेशन। अब ये एनाथेमा का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में, अगेंस्ट में। और बिल्कुल अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल अगेंस्ट लग रही हो तो लिबरलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, आर्टिकल 301 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं कि फ्रीडम होना चाहिए ट्रेड एंड कॉमर्स में, जो कि नहीं मिलता
किसानों को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बदलाव लाना, बहुत ज़रूरी है इसको चेंज करना। जो भी सिचुएशन अभी APMC लॉ को लेकर के है, जो भी कंस्ट्रेंट हैं, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सेंटर। अब आते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर कि एक आइडियल सिचुएशन बना हुआ है इस समय में, काफ़ी कोऑपरेशन हो रहा है दोनों के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में। वेदर इट हैड टू डू विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड नॉट BT कॉटन कल्टिवेशन 2002। तो ये कई बार देखा गया है, इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल कई बार हमने देखा है। एंड APMC मोनोपोली हैज़ टू गो। सेंटर के स्टेप से या स्टेट के इन लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके जो APMC की मोनोपोली है उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, तब जा कर के फार्मर्स को पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इसके बाद जिसकी रिक्वायरमेंट है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, ताकि जो फार्मर हैं एंड जो बायर हैं उनके पास चॉइस होना चाहिए। और वो चॉइस तभी मिलेगा जब APMC की मोनोपोली ख़त्म होगी। अब आते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के क्वेश्चन पर, और यहीं पर कुछ कमेंट्स के जवाब भी आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको इसमें आपके ओपिनियंस भी मांगे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक कमेंट था, आप लोगों ने भी देखा है शायद, या आप में से जिसने भी वो कमेंट किया है कि हमारे जो आर्टिकल हैं यहाँ पर वो गवर्नमेंट के फेवर में रहते हैं या BJP सेंट्रिक रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, राइट। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है। आप न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज आपको मज़ा आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छा आंसर लिखना है और आपकी सोच डेवलप होनी है। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी के दौरान गवर्नमेंट के सपोर्ट में चीज़ों को सोचना पड़ता है। We are not talking about BJP and Congress or any political leader. We are just talking about the government. Who is the government? Who is the government? Government is like your father. अगर आपसे ये पूछा गया है कि आप अभी जो रिसेंट डिसीजन लिए गए हैं सरकार के द्वारा वो कैसे हैं, आप उसको डिस्कस कीजिए अपने हिसाब से। आप उसको बताइए कि ये जो रिसेंट अभी स्टेप्स हैं वो कैसे हैं। मान लीजिए वो आपको अच्छे लगे हैं तो आप वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट लिखिए। आपको वो अच्छे नहीं लगे हैं तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, लेकिन आपको पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। वैसे ही जैसे अगर आपके पापा किसी चीज़ के लिए आपसे ओपिनियन लेते हैं, उनके किसी फैसले से मान लीजिए आप नाराज़ हैं या आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको उल्टा पुल्टा नहीं बोलने लग जाते। आप उनको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ये डिसीजन है ये इससे और अच्छा बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है। वैसे ही आपको सरकार को भी अपने आंसर के थ्रू उस चीज़ को बताना पड़ता है। तो इस पूरे डिस्कशन में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि आपकी सोच UPSC के हिसाब से डेवलप होनी चाहिए। दूसरा, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं आप उसका एक अच्छा और बेहतर आंसर लिख पाएँ, आपका आंसर बैलेंस हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा आप नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपको अलाउड नहीं है UPSC में। ध्यान दीजिएगा, अलाउड का मतलब है कि आपको कोई घर पर आके कुछ नहीं बोलने वाला, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्सपर्ट्स व्यूज़ अगर आपने कभी सुना है, किससे मिले हैं, हमारे यहाँ पर इंटरव्यूज़ पैनल बैठते हैं, लोग आते रहते हैं। इवन UPSC के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं जिनसे अभी तक हमारी मुलाकात हुई है। तो हर किसी का एक ही राय है कि आपका जो आंसर हो बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखेंगे और कमेंट का आपको आंसर भी मिला। और एक और कमेंट है जिस पर अभी हम लास्ट में देखेंगे उसका आंसर। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बहुत अच्छे से बता दिया ना। कंपोनेंट में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, उसके हिसाब से आपको ये आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में 4 ऑप्शन गिवन है, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, SDR और RTP रिजर्व ट्रेंच पोजिशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मार्केट से, एंड प्राइस इन दिस ओलिगार्किक मार्केट आर मॉडरेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आपको याद आ रहा हो, ओलिगोपॉली की हमने बात की थी। मोनोपोलिस्टिक मार्केट गिव्स द एंटिटी इनफ पावर टू कीप अदर कॉम्पिटिटर अवे फ्रॉम द मार्केट प्लेस। बताइए सही आंसर क्या होगा। तीसरा सवाल, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अभी डिटेल में डिस्कस किया है, 3 स्टेटमेंट गिवन है, ध्यान से पढ़िएगा। हम बात करें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, ध्यान से पढ़ के आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और अगला सवाल है डिप्रिसिएशन पर, समझाया था अभी मैंने आपको डिस्कशन के दौरान डिप्रिसिएशन क्या होता है। इम्पोर्ट इंक्रीजेज विद डिप्रिसिएशन। पहले सोचिए कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इम्पोर्ट बढ़ेगा या एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, या दोनों। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, ग्रीन रिवॉल्यूशन
इसके बारे में तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। 2 स्टेटमेंट है। इट मेड इंडियाज फॉरेस्ट मोर एनरिच्ड एंड इट हेल्प्ड इंडियाज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ वेजिटेबल। सोचना है थोड़ा सा, उसके बाद इसका आंसर करना है, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल था प्राइमरी डेफिसिट पर, जिन्होंने आंसर बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल था डेट टू जीडीपी रेशियो पर, आंसर ए है। जिसने ए बताया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्यों गलत है। हाई डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ बेटर फॉर कंट्री, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये लो होना चाहिए। आपके पास कर्ज ज़्यादा होगा तो वो अच्छा कभी नहीं हो सकता है ना, तो ऐसे सोचना है। अगला सवाल तीसरा है आर्टिकल 19(1) को लेकर के। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा वाला गलत है और इसमें एक्सप्लॉयटेशन इसमें नहीं आता। चौथा आपसे पूछा गया था बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर कहाँ पर है, आर्टिकल 23 इसकी बात करता है, जिस पर हमने कल डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब एक और सवाल, आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पीटी ओरिएंटेड न्यूज़ अलग हो जाए, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जो हम डिस्कशन लेकर के आते हैं, हमारा काम 10 बजे शुरू हो जाता है और हमारी पूरी टीम को इतना समय लगता है जब आपके पास आर्टिकल पहुंचता है। एक अच्छी क्वालिटी देने की हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं आपको, और लगातार इसलिए इसको इन्हांस करते जा रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ों को दे रहे हैं। हाँ, एक और प्रॉमिस है कि अगर हमारे व्यूज़ लगातार बढ़ते चले गए, एटलीस्ट 2000 व्यूज़ भी हमने अभी क्रिएट कर लिया कुछ दिनों में, तो आई प्रॉमिस यू कि जो प्रीलिम्स वाला पूरा डिस्कशन है हम उसको डेफिनेटली अलग करेंगे। हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट, ना तो इस वीडियो में ना ही कोई और आगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि क्वालिटीज़ जो बन गई है सो बन गई है, उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग अभी सपोर्ट कीजिए और थैंक यू जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, अपने अच्छे अच्छे प्रेशियस कमेंट्स भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ करके। लाइक करते रहिए, 100 लाइक्स तो एटलीस्ट बनते हैं ना हर दिन, तो आप लोग प्लीज़ जो भी लोग सुनते हैं वो थोड़ा सा समय निकाल के लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टारिंग।